आप जब भी यहां आते हैं कुछ यादगार होता है। आज भी यादगार ही होगा। मेरा पहला प्रश्न कि मुंबई को शंघाई बना रहे हैं या सिंगापुर? मुंबई को मुंबई रखना है भाई, क्यों शंघाई और सिंगापुर बनाएंगे। मुंबई का अपना एक कैरेक्टर है और मैं ऐसा मानता हूं वो कैरेक्टर शंघाई या सिंगापुर से भी अच्छा है। सिर्फ मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ गैप्स है, हाउसिंग की कुछ गैप्स है, उसको पूरा करना है। और उसकी शुरुआत तो 2014 के बाद हमने कर दी थी। अभी ट्रांसफॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं और अगले 5 सालों में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आप देख पाएंगे। मैं ऐसा कहता हूं कि हम लोग शंघाई या सिंगापुर होने की बात क्यों करें, लोग मुंबई बनाने की बात करें। इस प्रकार का मुंबई तैयार करना है। सो टेल अस अ लिटिल मोर अबाउट इट कि क्या बनाने वाले हैं अगले 5 साल में, और अभी जो सिंगापुरियन डेलीगेशन आया था किस विषय में आया था, क्यों आया था? देखिए, जब मैं मुंबई की बात करता हूं तो मुंबई केवल एक शहर नहीं है, तो एक मेट्रोपॉलिटन रीजन है। और ये जो एमएमआर रीजन है ये भारत का ग्रोथ इंजन है। आज हम महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात करते हैं, भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन रहा है। लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि अकेले एमएमआर रीजन में $1.5 ट्रिलियन इकोनॉमी तैयार करने की क्षमता है और उसी क्षमता को हम लोग एक प्रकार से डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज आप देख सकते हो कि मुंबई में चाहे वो कोस्टल रोड हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे अटल सेतु हो, ये सारी चीजों के कारण एक मुंबई का चेहरा बदला है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर गैप हमने कम किया है। आज धारावी जैसा प्रोजेक्ट हम लोग जब सक्सेसफुली अगले 7 सालों में एग्जीक्यूट करेंगे तो स्लम फ्री मुंबई का जो सपना है उस सपने के हम पास पहुंचेंगे। क्योंकि धारावी एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोजेक्ट है कि जिसमें 10 लाख लोग, यानी दुनिया के तो आप या देश के भी 10 लाख के ऊपर के शहर उंगली पर गिनने इतने हैं, लेकिन अकेले धारावी में 10 लाख लोगों को अच्छा पक्का मकान हम लोग देंगे सारी सुविधाओं के साथ, और उसको एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के रूप में भी हम लोग डेवलप करेंगे। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो नई मुंबई है, न्यू मुंबई, आज अटल सेतु के कारण मुंबई और न्यू मुंबई हम लोगों ने एक प्रकार से ज्वाइन कर ली है। तो अभी मुंबई, न्यू मुंबई के बाद थर्ड मुंबई, तीसरी मुंबई हम लोग तैयार कर रहे हैं जो अटल सेतु और न्यू मुंबई एयरपोर्ट इसके बीच में पड़ेगी। और ये जो सारी नई मुंबई है ये फ्यूचरिस्टिक मुंबई है। यहाँ एजू सिटी है जिसमें दुनिया की टॉप रैंकिंग 7 यूनिवर्सिटीज अभी आ चुकी है और 5 यूनिवर्सिटीज अभी आ रही है। आज भी मैंने एक बहुत ही टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी के साथ करीब करीब डायलॉग फाइनल किया है। इसके साथ साथ यहाँ नॉलेज सिटी आ रही है, यहाँ इनोवेशन सिटी आ रही है, यहाँ मेडी सिटी आ रही है, यहाँ स्पोर्ट्स सिटी आ रही है। तो एक बिल्कुल नया एक हम एग्लोमरेशन यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप नॉर्दर्न साइड पर देखें तो देखिए, आज भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट ये हमारा जेएनपीटी पोर्ट है, लेकिन अब जेएनपीए से भी 3 गुना बड़ा पोर्ट हम लोग वाड़भण में तैयार कर रहे हैं, तो नॉर्दर्न साइड पर। और ये जो वाड़भण का पोर्ट है ये हमारे देश को और महाराष्ट्र को एक मैरीटाइम पावर बनाएगा। और वाड़भण का पोर्ट ऐसा है कि जिस दिन वो तैयार होगा दुनिया के पहले 10 बड़े पोर्ट में से एक पोर्ट होगा। आज हमारे पास पहले 30 पोर्ट में भी दुनिया के वी डोंट हैव अ पोर्ट इन इंडिया, लेकिन ये पहले 10 पोर्ट में होगा। और इसके कारण एक हमारी मैरीटाइम ताकत बढ़ेगी, सप्लाई चेन के हम भागीदार बनेंगे। और इसके साथ साथ ये जगह ऐसी है कि जहां बुलेट ट्रेन का स्टॉप भी आ रहा है। हम लोग यहां पर एक मुंबई का तीसरा एयरपोर्ट तैयार कर रहे हैं और हमारा जो कोस्टल रोड है इस कोस्टल रोड को हम वहां तक ले जाएंगे। तो कुल मिलाकर चौथी मुंबई जो है वो वहां बसने वाली है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले दिनों में ये जो मुंबई का ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग देखेंगे इसमें बहुत बड़े पैमाने पर जॉब्स भी क्रिएट होंगे, अफोर्डेबल हाउसिंग भी क्रिएट होगा और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम जिसको कहते हैं उस डेवलपमेंट को हम लोग देख पाएंगे। ऐसी मुंबई की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो यानी बुलेट ट्रेन आ रहा है? जी बिल्कुल आ रहा है, 2-2.5 साल में आ जाएगा। आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। करण अर्जुन आएंगे वैसा सीन तो ना, नहीं है?
बुलेट ट्रेन को अगर हमारे उद्धव जी की सरकार रोकती नहीं तो शायद अभी उसके स्टेशंस भी हम देखते होते और शायद एक आध साल में बुलेट ट्रेन हमारे स्टेशन पर पहुंचता हुआ भी हम लोग देख लेते। लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने रोका, हमने वापस उसको स्पीड दी, तो अभी बहुत स्पीड से काम उसका चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है। ये कोस्टल रोड, धारावी और जैसा आपने कहा जो तीसरी मुंबई, इसको लेकर के दो एलिगेशंस हैं। एक क्रोनी कैपिटलिज्म के कि कुछ फेवर्ड लोगों को ये कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा रहे हैं, और दूसरा इकोलॉजिकल डिजास्टर कि एनवायरनमेंट को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है और इकोलॉजिकल बैलेंस कि वहां से जो टाइड शिफ्ट होगा तो कटान कहीं और होगी एंड फर्दर डाउन द कोस्ट डैमेज होगा। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि जिन्होंने जिंदगी भर क्रोनी कैपिटलिज्म को अपने व्यवहार में लाया वही लोग हमारे ऊपर आरोप करते हैं। आप मुझे बताइए कि 25 साल पिछले अगर हम लोग देख ले, स्पेशली अगर हम 90 का दशक देखें और 2014 तक, ये सारा हम ये अगर दशक देख ले तो मुंबई का विकास क्यों नहीं हुआ? Why did we lose on IT revolution? Why did IT revolution went to Bangalore and Hyderabad? It was just because of the crony capitalism of the then people. उनके कारण जो लोग ये बीएमसी चलाते थे या अलग अलग समय पर जो लोग सरकारें चलाते थे, यहां केवल जो कुछ मुट्ठी भर कॉन्ट्रैक्टर्स है उनके लिए प्रोजेक्ट्स बने, मुंबई के लिए नहीं बने। और आप देखिए, हजारों करोड़ रुपए मुंबई में खर्चा कर दिया, लेकिन मुंबई का चेहरा नहीं बदल पाए। अगर हम 5 साल में मुंबई बदल सकते, 10 साल में मुंबई को एक डिफरेंट लीग में ले जा सकते हैं, तो 20-20, 25-25 साल इनका एक फलसफा है। इनका फलसफा यह है कि अगर हम लोगों को विकास दिखाएंगे, अगर हम उनको डेवलपमेंट दिखाएंगे, तो लोग एस्पिरेशनल होंगे, और एस्पिरेशनल होंगे तो सवाल पूछेंगे। इसलिए इन्होंने विकास ही नहीं दिखाया कभी। और जब आज विकास दिख रहा है लोगों को, तो ये लोग क्रोनी कैपिटलिज्म की बात करते हैं। मैं आपको एक बात बोलता हूं कि हम लोगों ने जो भी काम हाथ में लिया, जो भी, मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारी प्रोसेसेस देख लीजिए, हमारी प्रोसेस में कोई भी गलती होती, अगर ट्रांसपेरेंसी की कमी होती, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक लड़े ना हमारे साथ। हर जगह क्यों हारे? हर जगह इनको हारना पड़ा। और ये लोग ऐसे हैं कि इधर सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, और आरए के बारे में, जब आरए में मेट्रो का कारशेड बनाना था, तो उस कारशेड को बनाने के लिए जो पेड़ काटने थे, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जितने पेड़ कट रहे हैं, ये पेड़ उनके लाइफ टाइम में जितना कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करेंगे, उतना ये जो मेट्रो है 88 डेज में उतना कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ये मेट्रो करेगी। 88 डेज, जस्ट 88 डेज। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दी। लेकिन उसके बावजूद 2.5 साल तक इन्होंने उसको रोक कर रखा। ये 2.5 साल में हमारे यहां पर जो एमिशन हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है? जो हमारे यहां पोल्यूशन हो उसका जिम्मेदार कौन है? 2.5 साल में जो हमारे लोगों की लाइफ कम हो उसका जिम्मेदार कौन है? ये सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं। मुझे बताइए, ये जितने साल सत्ता में थे, हर साल हमारे मुंबई के मैंग्रोव्स कम हुए। मैंग्रोव्स तो हमारे लंग्स है, मैंग्रोव्स कम हुए। हमने 2014 से मैंग्रोव्स डेवलपमेंट का काम शुरू किया। आप 2020 का फॉरेस्ट ऑफ इंडिया का रिपोर्ट देखिए। द ओनली स्टेट वेयर फॉरेस्ट हैज इंक्रीज्ड, द ओनली स्टेट वेयर मैंग्रोव्स हैव इंक्रीज्ड इज द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र ने करके दिखाया। हम भाषण करने वाले लोग नहीं है, ये भाषण दे देकर लूटते रहे। इनके काल में मुझे बताइए कि ये आरए की बात करते हैं या ये संजय गांधी नेशनल पार्क की बात करते हैं। आप देखिए, संजय गांधी नेशनल पार्क में, आरए में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई। किसके काल में बनी? तब इनको ध्यान में नहीं आया, तब देयर वाज नथिंग अबाउट सस्टेनेबिलिटी। ये सिर्फ भाषण करने वाले लोग हैं, और कुछ विशेष लोग पहुंच गए कि इनकी सस्टेनेबिलिटी जेब में चली जाती है। हमारा ऐसा नहीं है। हम जो करते हैं सस्टेनेबली करते हैं, ट्रांसपेरेंटली करते हैं। आपकी विकसित मुंबई में कबूतर खाने की जगह है? देखिए, कबूतर खाने के बारे में मैं बहुत साफ शब्दों में कहता हूं कि इसमें एक और स्वास्थ्य है
और दूसरी ओर आस्था है। दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन स्वास्थ्य का पहले ध्यान रखना पड़ेगा और उसके साथ साथ आस्था का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग उपाय कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये कोई ऐसा प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर हमको सेटल करनी है, ऐसा तो प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए अब हमको हाईकोर्ट ने कुछ निर्देश दिए हैं, तो हाईकोर्ट के डायरेक्टिव्स के अनुसार एक एक्सपर्ट कमेटी तैयार की है। वो एक्सपर्ट कमेटी इसके ऊपर काम करेगी और इसमें लोगों का हेल्थ और लोगों की आस्था, इन दोनों का बैलेंस तैयार करेंगे।